A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Complex Count. देखो complex का मतलब होता है जटिल, जिसको आप बोल सकते हैं complicated. काउंट का मतलब हो गया कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो यानी एक बहुत ही कठिन गणना। ऑन कास्ट सेंसस, तो फिलहाल अगर बात की जाए कास्ट को लेकर, एक सेंसिस होना है। सेंसिस का मतलब जिसको जनगणना बोलते हैं। तो किस कास्ट के कितने लोग हैं, इसका एक सेंसिस करना है। तो ये बहुत ही एक अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है। देखो नॉर्मल जब ऑर्डिनरी जो सेंसिस किया जाता है आफ्टर 10 इयर्स, तो उसको करना बहुत आसान होता है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट को लेकर सेंसिस करना, उसकी गणना करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो इसी बात की वजह से आज इस पर्टिकुलर आर्टिकल का टाइटल है कॉम्प्लेक्स काउंट, यानी एक बहुत ही जटिल गणना। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। प्रेसाइज का मतलब है ब्रीफ। कास्ट सेंसस यानी जाति के हिसाब से गणना करना, सेंसिस इज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बट दी डेटा विल बी यूजफुल, लेकिन जाति के हिसाब से जो सेंसिस किया जाएगा उसका जो डेटा होगा विल बी यूजफुल, वो काफी काफी फायदेमंद होगा टू ड्राइव सोशल पॉलिसी। क्योंकि हमारे अगर बात की जाए सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को चलाया गया है जो पर्टिकुलर सोशल डिफरेंसेस को देखकर बनाई गई हैं। अगर हमारे पास एक एग्जैक्ट आंकड़ा होगा कास्ट के हिसाब से, तो उन पॉलिसीज को चलाने में बहुत आसानी मिलेगी। लेकिन इस तरह की गणना करना, सेंसिस करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। द आइडिया ऑफ नेशनल कास्ट सेंसिस माइट बी abhorrent। abhorrent का मतलब होता है बहुत ज्यादा घिनौना भी कह सकते हो, जिसको रिपल्सिव। राइट, तो यानी नेशनल कास्ट सेंसस, यानी अब ये जो गणना होनी है कास्ट के हिसाब से जनना करना, पूरे राष्ट्र की, पूरे नेशनल हमारे देश की कास्ट के हिसाब से गणना करना, ये जो आइडिया है माइट बी abhorrent, ये बहुत ही घिनौना है, रिपल्सिव है। when the stated policy is to strive for a casteless society। लेकिन हमारे अगर समाज के अंदर हम बात करें, जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, स्ट्राइव का मतलब हो गया एंडेवर, प्रयास करती हैं। मतलब हमारी जितनी भी पॉलिसीज है उसका ये प्रयास रहता है कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी को का क्या करें, एक डेवलप करें, एक उसका निर्माण करें। और इस तरह की नेशनल कास्ट सेंसिस को अगर प्रमोट किया जाता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं abhorrent होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम इस बात का दावा करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम कास्ट का सेंसिस करेंगे, तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी होंगी। बट इट विल बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन। लेकिन इस बात को भी मना नहीं किया जा सकता है कि अगर कास्ट का सेंसिस होता है तो ये क्या करेगा, एक फायदेमंद, इट विल बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल मतलब आंकड़े संबंधित जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर प्रिजर्विंग। प्रिजर्व का मतलब किसी चीज को क्या करना होता है, सेफ गार्ड करना, सुरक्षा करना। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब ऑप्टिमिस्टिक एक्शन। लेकिन देखिए एक तरफ से तो अगर बात की जाए, हम कास्टलेस सोसाइटी का एक क्या करते, इमेजिनेशन करते, कल्पना करते कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हम अपना सेंसस कास्ट के हिसाब से करते हैं तो ये एक abhorrent, एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही घिनौना सा काम होगा। लेकिन इसके फायदे को भी, इसके जो फायदे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इट विल बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश। और अगर इस तरीके से गणना की जाती है तो इसका फायदा क्या होगा, हमारे पास एक एग्जैक्ट आंकड़ा होगा, उसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इन पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो भी पॉलिसी स्टार्ट की गई हैं उन पॉलिसीज को क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम, मतलब इन कास्ट के वेलफेयर के लिए जो भी अफर्मेटिव
पॉजिटिव एक्शंस प्रोग्राम लिए जाएंगे, उनको क्या किया जा सकता है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको सेफ गार्ड किया जा सकता है, उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इट ऑल्सो बी अ लीगल इंपैरेटिव, लीगल कानूनी इंपैरेटिव मतलब हो गया महत्वपूर्ण, यानी ये कानूनी तौर से भी महत्वपूर्ण है। कंसिडरिंग, इस बात को कंसिडर करते हुए, दैट द कोर्ट्स वांट क्वांटिफाइबल डाटा। क्वांटिफाइबल डाटा का मतलब हो गया, देखें, क्वांटिटिव डाटा, जिसको क्या कर सकते हैं, उनके पास एक एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आंकड़ा जो है वो इस कम्युनिटी के अंदर वेरी करता है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को सपोर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट को एक क्वांटिफाइबल डाटा चाहिए, एक ऑथेंटिक डाटा चाहिए टू स्पॉट, जिससे कि वो सपोर्ट कर सके, समर्थन कर सके द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, जिससे कि हम उनको क्या कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, उनको रिजर्वेशन दे सके। पॉलिटिकल पार्टीज with their base in particular social group may find a caste enumeration का मतलब होता है कैलकुलेशन यूजफुल। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, a coin has two faces, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और अगर इस तरह की कास्ट सेंसिस को किया जाता है तो इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो भी अपना फायदा देखने, उनका भी अपना एक फायदा होगा। किस तरीके से? पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर बेस, मतलब वो ये देखेंगे कि उनका जो स्ट्रेंथ कहां पर है, उनका जो वाटर बेस जो है वो कहां पर है। पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, मतलब वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक स्पेशल मतलब सोशल ग्रुप को टारगेट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, किसके लिए? वोटिंग के लिए। मे फाइंड ए कास्ट इन्यूमरेशन यूजफुल, और कहीं ना कहीं मतलब अगर उनको एक स्पेसिफिक आंकड़ा होगा, उनके पास एक कैलकुलेशन होगी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फायदेमंद रहेगा। if their favored groups are established as dominant in specific geography, और अगर मान लो कि उनका जो फेवर्ड ग्रुप्स है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फेवर करती है, एस्टेब्लिश एज डोमिनेंट का मतलब हो गया इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, इन स्पेसिफिक जियोग्राफी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन सी पर्टिकुलर कास्ट के ज्यादा वोटर्स हैं, कौन सी पर्टिकुलर कास्ट जो वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है। और दे माई फाइंड द आउटकम इनकन्वीनियंट, और हो सकता है दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो इसके जो आउटकम होंगे, वो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी इनकन्वीनियंट भी हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं। इफ दी प्राइसेस काउंट टर्न आउट टू बी लोअर, और अगर मान लो इसके अगर दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें, अगर ये जो काउंट किया जा रहा है, कास्ट बेस पे काउंट किया जा रहा है, अगर उसका जो आंकड़ा है वो कम हुआ, हैज अ नेगेटिव बेरिंग ऑन परसेप्शन अबाउट देयर इलेक्टोरल इंपोर्टेंस। देखें, और मतलब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम इसका दूसरा साइड देखें तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर कास्ट का अगर जो आंकड़ा है, जो उसकी गणना है वो कम दिखाई पड़ती है, हैज ए नेगेटिव बेरिंग ऑन परसेप्शन, और इससे क्या होगा, उनके जो परसेप्शन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा अबाउट देयर इलेक्टोरल का मीनिंग होता है चुनावी, इंपोर्टेंस का मतलब हो गया अहमियत, राइट। जो चुनावी अहमियत होगा उसको देखते हुए उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट बताना चाहता है एडिटर कि अगर उस कास्ट का वहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज को इसका बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कास्ट का जिसको वो सपोर्ट करती है उसका बेस वहां पर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी डिमोटिवेटिंग रहेगा। उनके लिए क्या होगा, ये इलेक्टोरल जो इंपॉर्टेंस होगी, उनकी जो परसेप्शन होगी उस पर उनका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले टू ड्राइव आपका 2 + v1 इंफिनिटिव केस हो गया। फॉर प्रिजर्विंग,
ये आपका जीरंड हो गया। प्रपोजिशन के बाद आपने V1 प्लस ING यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड है। मे फाइंड, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने फाइंड यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। फेवर्ड ग्रुप्स, ग्रुप्स आपका नाउन हो गया तो फेवर्ड्स आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह यूज किया गया है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मीनिंग होता है वैसे सेटिंग, जिसका मतलब बोल सकते हैं पृष्ठभूमि, यानी इस पृष्ठभूमि को देखा जाए द यूनियन गवर्नमेंट असर्शन, असर्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलना, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने जो स्टेटमेंट दी है इन द सुप्रीम कोर्ट दैट अ सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लास इज एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रशासनिक तौर पर डिफिकल्ट। और कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला है कि सेंसस करना बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो काफी मुश्किल रहेगा एंड कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब होता है डिफिकल्ट टू हैंडल, और इसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। मे इवॉक, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इवॉक का मतलब हो गया एक तरीके से कॉल, वेरिंग रिस्पॉन्सेस, यानी इसकी वजह से अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस भी आ सकते हैं, मतलब हो सकता है कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेस भी आ जाए। देयर आर टू कंपोनेंट्स, मतलब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर बात की जाए, अगर हम कास्ट के हिसाब से सेंसस करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके दो घटक हो सकते हैं। टू दी गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो फर्स्ट इट असर्ट्स, असर्ट्स का मतलब हो गया किसी चीज को स्ट्रांगली बोलना, दैट इट इज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव ए कास्ट एज द पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस। पहली बात तो अगर हम बात करें रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो सेंसस होती है ये हमारी एक पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजन है कि जो सेंसस होगी वो एक जनरल सेंसस होगी, उसके अंदर कम्युनिटी को हम स्पेसिफिक कम्युनिटी को डिसाइड नहीं करेंगे या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हम सेंसस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट इट असर्ट इट इज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव कास्ट एज द पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस, यानी एक जनरल सेंसस होता है ना कि एक स्पेसिफिक कास्ट का सेंसस होता है। दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रशासनिक तौर पर द एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन का मतलब हो गया गणना करना, कैलकुलेशन करना, वुड बी रेंडर्ड, वुड बी रेंडर्ड का मतलब रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइडेड सो कॉम्प्लेक्स दैट इट मे बी jeopardize the decennial census itself। और मतलब कहीं ना कहीं अगर जाति के हिसाब से ये सेंसस किया जाने लग गया तो डेफिनेटली सी बात है, पहली बात है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एट द सेम टाइम जेपरडाइज का मतलब हो गया इन डेंजर करना, खतरे में डाल देना। डेसिनियल 10 सालों में होने वाला जो सेंसस होता है, अगर हम जाति के हिसाब से सेंसस करते हैं तो जो हमारा जो एक नॉर्मल सेंसस होता है 10 साल के अंदर, कहीं ना कहीं जाति के हिसाब से सेंसस किया जाएगा, वो नॉर्मल जो सेंसस है उसको क्या कर देगा, उसको जेपरडाइज कर देगा, उसको इंडेंजर कर देगा, उसको खतरे में डाल देगा। सेकंड, पहला रीजन तो बता दिया। सेकंड इट साइड्स, साइड्स का मतलब वही हवाला देना, किसी बात को जोर देकर बोलना। द डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, और जो डिफिकल्टीज आएंगे, जो मुसीबतें आएंगी। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब हो गया अंडरलाइन, निहित होना, शामिल होना। इन गेटिंग एन एक्यूरेट काउंट ऑफ कास्ट, और कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एक एग्जैक्ट नंबर को कैलकुलेट करना कि कितने लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। गिवन, कंसीडर करना। द माइंड बॉगलिंग नंबर्स ऑफ कास्ट, माइंड बॉगलिंग मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक बड़ा नंबर, इंप्रेसिव नंबर, बहुत बड़ा नंबर होना जो आपके माइंड को बॉगल कर देता है, मीन्स कंफ्यूज कर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कास्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना बहुत बड़ा एक नंबर रहेगा। एंड सब कास्ट, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और इनको सेग्रीगेट करना कास्ट के हिसाब से, फिर उनके सब कास्ट के हिसाब से सेग्रीगेट करना विद फोनेटिक वेरिएशन। फोनेटिक मतलब यहाँ पे कह सकते हो रिलेटेड टू साउंड या लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के बेस पर उनको वेरिएशन मतलब उनको सेग्रीगेट करना, उनको अलग करना। सिमिलरिटीज that people retain as they cast in the social economic census conducted in 2021। और अगर बात की जाए इसी तरह का जो इसी तरह का जो एक सेंसस किया गया था 2011 के अंदर, मतलब उसके अंदर लोग थे क्या थे,
वो अपनी पीपल रिटर्न एज दे कास्ट इन, जो लोग थे वो अपनी कास्ट के अंदर वापस आ गए। वापस आ गए इन द सेंस का मतलब हो गया कि मतलब ये जो अपने आप में जो एक सेंसस किया गया था 2011 के अंदर, ये अभी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, क्योंकि लोगों को सेग्रीगेट करना कास्ट के हिसाब से, फिर सब कास्ट के हिसाब से सेग्रीगेट करना, वो इतना आसान काम नहीं था। फिलहाल अगर बात की जाए, इस तरीके से सेंसस करना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो रिस्पॉन्सेज आपका नाउन हो गया तो वेयरिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड हो गया, सॉरी नॉट जीरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वुड बी, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद गेटिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द गवर्नमेंट हैज सेड, द गवर्नमेंट हैज सेड, गवर्नमेंट ने इस बात को बोला है दैट डाटा फ्रॉम 2011 वर नॉट एक्टेड अपॉन, मतलब जो गणना 2011 के अंदर की थी उसका जो डाटा था वो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं था। एक्टेड अपॉन का मतलब होता है एक्ट अकॉर्डिंग टू, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से उसकी गणना नहीं हो पाई थी, बिकॉज ऑफ सेवरल इन्फॉर्मिटीज। इन्फॉर्मिटीज का मतलब होता है वीकनेसेस, फीबलनेस, बहुत सारी कमजोरियों की वजह से, बहुत सारी वीकनेसेस की वजह से जो 2011 के अंदर कास्ट के हिसाब से जो सेंसस हुआ था उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से एक ऑथेंटिक डाटा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दैट रेंडर, रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना, देन अनयूजेबल, अनयूजेबल का मतलब कहीं ना कहीं मीनिंगलेस, वर्थलेस, और वो जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस था क्योंकि ऑथेंटिक डाटा नहीं था। इवन इन द सेंसस, अब इवन इन द सेंसस अप टू 1931, और अगर हम 1931 तक के जितने भी सेंसस हुए हैं उनकी बात करें, व्हेन द कास्ट डिटेल्स वर कलेक्टेड, जिस टाइम कास्ट की जो डिटेल्स उनको कलेक्ट किया गया, दे वर वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। फर्दर द डाटा कंटेन 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स, और मतलब जिस टाइम ये जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया था कास्ट के हिसाब से, तो उस टाइम ये जो डाटा था उसके अंदर 46 लाख के आसपास जो कास्ट के अलग अलग कास्ट के नेम थे, एंड सब कास्ट, और अगर इनको अलग अलग सब कास्ट में डिवाइड किया जाए, वर कंसिडर्ड द अल्टीमेट नंबर में बी एक्सपोनेंशियली। देखो एक्सपोनेंशियली का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ह्यूज नंबर, और अगर इन कास्ट को सब कास्ट में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ये नंबर होगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा। और इस तरीके से कास्ट के हिसाब से सेंसस करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। These points do merit consideration, and even those clamoring for caste census cannot easily brush them aside. देखिए these points, और ये सारे के सारे पॉइंट्स को अगर कंसिडर किया जाए तो इवन दोज क्लैमरिंग, क्लैमरिंग का मतलब गया ह्यू एंड क्राई, ये जो शोर शराबा है फॉर कास्ट सेंसस को लेकर, कैन नॉट इजिली ब्रश असाइड, कैन नॉट इजिली ब्रश देम असाइड। तो मतलब ये जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं, इन चैलेंजेस को ब्रश देम असाइड का मतलब हो गया इग्नोर या डिसमिस करना। इन सारे चैलेंजेस को क्या नहीं किया जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता है, इनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस डेफिनेटली सी बात है फेस करने होंगे। हाउएवर, हालांकि दीज नीड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है दैट एन एन्यूमरेशन का मतलब कैलकुलेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन द कंट्री इज इम्पॉसिबल, लेकिन इसका साफ साफ मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का जो ग्रुप है, तो उसकी जो गणना है वो इम्पॉसिबल काम है, उसकी गणना नहीं की जा सकती, वो की जा सकती है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। A caste census need not necessarily mean caste in the census. एक कास्ट सेंसस का मतलब ये नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक कास्ट को ही कैलकुलेट करना है। इट मे बी एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, और ये अपने आपस में अपने आप में एक मतलब एक स्वतंत्र एक प्रैक्टिस या एक्सरसाइज हो सकती है, बट वन दैट नीड्स एडिक्वेट थॉट एंड प्रिपरेशन। लेकिन इसके लिए अगर हम एक ऑथेंटिक एक कास्ट सेंसस करना है तो इसके लिए एक अच्छी सोच होना चाहिए और अच्छी तैयारियां होनी चाहिए, तभी तभी ये क्या हो सकता है, तभी इसकी प्रॉपर तरीके से सेंसस किया जा सकता है। If its ultimate goal is not political or electoral purposes,
बट फॉर इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कास्ट सेंसस हो रहा है इसका अल्टीमेट गोल, इसका अल्टीमेट पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसका यूज किया जा रहा है या इलेक्टोरल चुनावी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा, तो ये अलग ही चीज हो जाएगी। अगर इसका यूज इक्विटी के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक बात की जाए, इक्वलिटी के लिए अगर किया जाता है इसका यूज, बराबर समानता के लिए अगर इसका यूज किया जाता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज ये जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको दी जानी चाहिए, अगर इसका पर्पस, अगर इसका उद्देश्य है, अगर कास्ट जो कैलकुलेशन की जा रही है अगर इसका पर्पस पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पर्पस है इसका, तो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस है वो, उसका ये पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका पर्पस ये होना चाहिए कि जो लोग लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको इक्वलिटी मिले और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, जितनी भी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर इसका पर्पस ऐसा है, अगर इसका पर्पस सिर्फ इसी पर्पस से किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका पॉलिटिकली या इलेक्टोरल पर्पस से इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, वन नॉट एक्टिव, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। डिटेल्स वर्ड कलेक्टिव, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, देखो डिटेल्स प्लूरल है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। वर्ब नीड नॉट, जब नीड को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और नीड अपने साथ टू बी लेकर नहीं चलता है, तो नीड नॉट मीन, देखो ये हो गया आपका। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। This is our fourth slide. Preliminary, preliminary का मतलब हो गया एलिमेंट्री, प्रारंभिक, प्राथमिक। सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव विज्ञान की अगर बात की जाए, स्टडी कैन बी डन, मतलब अगर बात की जाए ये जो मानव विज्ञान है, सामाजिक और जो मानव विज्ञान है उसका जो प्रारंभिक जो स्टडी है उसको किया जा सकता है एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एस्टेब्लिश ऑल दिस सेक्ट्स। सेक्ट्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सब डिवीजन ऑफ लार्जर रिलीजियस ग्रुप, यानी जो रिलीजियस ग्रुप्स है उसके हिसाब से उनको क्या किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जा सकता है, एंड सब कास्ट प्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन, और फिर लेटर ऑन उनको क्या किया जा सकता है, उनमें कितनी सब कास्ट, मतलब स्पेसिफिक कास्ट के अंदर भी बहुत सारी कास्ट, सब कास्ट होती है, तो ये इस तरह की स्टडीज की जा सकती है, इस तरह का क्या किया जा सकता है, एक तरीके से उसको एग्जामिन किया जा सकता है। दीज कैन बी टेबुलेटेड, टेबुलेटेड का मतलब टेबल्ड करना, यानी एक टेबल बनाकर उनको सेग्रीगेट करना, अलग से उनको टेबल के अंदर उनको ऑब्वियसली बात है उनको नॉमिनेट करना, या टेबल के अंदर उनको अलग अलग सेग्रीगेट करना, उनको अलग अलग तरीके से बांटना। दीज कैन बी टेबुलेटेड अंडर कास्ट नेम्स दैट हैव वाइडर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब हो गया एक्नॉलेजमेंट, पहचान, बेस्ड ऑन सिनोनिमिटी, समानता, एंड इक्विवेलेंस, इक्वालिटी के हिसाब से, अमंग दी एपिलेशंस, एपिलेशंस का मतलब हो गया टाइटल जो उनको मिलता है उनके सरनेम के साथ, जो उनका सरनेम होता है, जो टाइटल उनके साथ लगता है, दैट पीपल यूज टू डोनेट देमसेल्फ। और कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए लोगों को, देखो अंडर कास्ट नेम, कास्ट नेम के हिसाब से उनको क्या किया जा सकता है, कास्ट नेम के हिसाब से उनको टेबुलेटेड किया जा सकता है, और उसके बाद जो लोग जो अपने सरनेम को यूज करते हैं अपने नाम को यूज करने के लिए, उसके हिसाब से उनको क्या किया जा सकता है, उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है। देर आफ्टर, इसके बाद इट मे बी पॉसिबल टू डू अ फील्ड एन्यूमरेशन, और उसके बाद क्या किया जा सकता है, एक फील्ड एन्यूमरेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं गणना। राइट, तो ये जो फील्ड की जो गणना फिर बाद में जाके डोर टू डोर उसका क्या किया जा सकता है, एक तरीके से फील्ड का जो गणना है वो किया जा सकता है। दैट कैन मार्क एनी ग्रुप अंडर कास्ट फाउंड इन अवेलेबल ओबीसी और बीसी लिस्ट, और उसको क्या किया जा सकता है, उसको फिर हम अगर डोर टू डोर जाके इस बात को कंसिडर करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी ओबीसी के अंदर आती है, कौन सी बीसी के अंदर आती है, तो उस लिस्ट के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं। A caste census may not sit well with the goal of casteless society, हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कास्ट जो सेंसस है वो, अगर हम इस बात को इमेजिन करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए,
वो उसके साथ बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती है। इट मीन्स एक तरफ से हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कास्ट को ही क्या करें, कास्ट के हिसाब से ही सेंसिस करते हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं, बट इट में सर्व। लेकिन इसका जो फायदा है, कास्ट सेंसिस का जो फायदा है, इन ट्रीन का मतलब है मीन वाइल, इस दौरान, एज ए यूजफुल इवन इफ नॉट इंटायरली फ्लोलेस। फ्लोलेस का मतलब विदाउट अ फ्लो, जिसके अंदर कमियां ना हो। हालांकि ये जो कास्ट सेंसिस की बात की जा रही है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भी एक फायदा अपने आप में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं, फ्लोलेस है, राइट। मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इनइक्विटीज इन द सोसाइटी। और अगर इस कास्ट सेंसिस का पर्पस हमें इस चीज को एड्रेस करना है, हमें इस चीज का पता लगाना है कि कास्ट के हिसाब से जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो इक्विटीज है, मतलब इनइक्विटीज का मतलब जो इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है समाज के अंदर, अगर हम उसको एड्रेस करने के लिए कास्ट सेंसस का यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगा। और मतलब वो लोग जो कि मतलब जो सरकार की जो पॉलिसीज है उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस कास्ट सेंसस का पर्पस पॉलिटिकल है या इलेक्टोरल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। So let us discuss the grammar concept और last slide देखिए। कैन बी डन, आपका कैन मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है कैन के साथ। बी टेबुलेटेड और ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने एड्रेसिंग V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जेरेंड है, राइट। So my dear students, this is all about from my side. This is okay. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.